स्टार्ट हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। जनरल इंट्रोडक्शन इन जनरल इंट्रोडक्शन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो आप देखो पीरियोडिक टेबल में जब आप स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक बेटा हाइड्रोजन, today's topic is hydrogen. Okay, so hydrogen is the first element of periodic table, and we know that if we compare the weight of different elements present in periodic table, so we will find that hydrogen is the lightest element because hydrogen has only one proton, no neutron and only one electron, so that's why it has least mass. ठीक है, so it is, दूसरा ये भी ध्यान रखें, it is the lightest एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपके पास पीरियोडिक टेबल का ये सबसे हल्का एलिमेंट है। इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि नेचर में हमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, तो इन नेचर इट इज फाउंड इन अ डाई एटॉमिक फॉर्म, इन अ मॉलिक्यूल फॉर्म। कभी आपको नेचर में ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ हाइड्रोजन है कहीं पर किसी कंटेनर में H रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको H2 की फॉर्म में ही मिलेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें नेचर में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में और डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सो इन नेचर इट एग्जिस्ट EXIST, it exists in form of डाई एटम। ठीक है, यानी डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा नेचर में, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने पता लगाया कि हाइड्रोजन जैसा भी कोई अपने पास में एलिमेंट होता है, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। स्पेलिंग बड़ा हो जाता है, कैवेंडिश, CA। क्या हो बेटा? यस, बोलिए। नो, इट इज नॉट सो। ऐसा नहीं था कि हाइड्रोजन सबसे पहले डिस्कवर हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक गैसियस फॉर्म में है बेटा। उससे पहले मेटल डिस्कवर हो गए थे, क्योंकि एंशिएंट टाइम में हमें पता है कि बहुत से मेटल है जिनका यूज किया जाता था। उस समय ये नहीं पता था कि गैसेस कौन कौन सी है। ठीक है, तो मेटल पहले डिस्कवर हुआ था, ये तो बाद में, क्योंकि मेटल प्योर फॉर्म में पहले भी गोल्ड यूज में आता है। आपको पता है बहुत एंशिएंट टाइम में गोल्ड का यूज होता जा रहा है, तो इसका मतलब गोल्ड तो बहुत पहले डिस्कवर हो गया था। फिर गैसेस का सेपरेशन तो बाद में हुआ है कि जो नेचर में जो गैसेस होती हैं कौन कौन सी होती हैं उनको सेपरेट किया गया। ठीक है, तो ये 1766 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, इन 1766। तो इसका मतलब ये है कि 1766 से पहले भी तो बहुत से एलिमेंट थे। ठीक है, तो ये 76, इसके बाद भी बहुत से एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसे इनर्ट गैसेस वगैरह जो है वो सब इसके बाद ही डिस्कवर हुए, लेकिन हाइड्रोजन इनर्ट गैस से पहले डिस्कवर हो गया था। ठीक है, अब हाइड्रोजन अगर हम देखें कि वर्ड एक्चुअली इसका नाम हाइड्रोजन क्यों दिया गया इस एलिमेंट का, तो अगर हाइड्रोजन को हम डिवाइड करते हैं तो हाइड्रो और जेन से मिलकर के बना हुआ है ये। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, और जेन का मतलब होता है कि किसी चीज को बनाना, सिंथेसाइज करना। ठीक है, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो एक्चुअली ये वो गैस है जो वाटर को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है किसी एप्रोप्रिएट कंडीशन में, तो उस कंडीशन में वो क्या बनाता है, H2 की फॉर्मेशन करता है। तो मतलब हाइड्रोजन से वाटर की फॉर्मेशन होती है, दैट्स वाई हाइड्रोजन बोला जाता है इसको, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर में वी नो दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और साथ ही साथ अगर हम इसमें प्रोटॉन देखते हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन भी 1 होता है। इलेक्ट्रॉन अगर देखते हैं तो इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, तो इट हैज नो न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। अगर मैं जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है उसकी बात करूं तो, क्योंकि हमें पता है इसके आइसोटॉप्स होते हैं
और कुछ आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोटॉप कंटेनिंग 99.9%, जो जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है, सॉरी प्रोटियम, ठीक है, हम प्रोटियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटियम। तो प्रोटियम जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। हाँ बोलिए बेटा, क्या बोलना चाह रहे हैं कुछ? आई थिंक एनीबडी वांट टू आस्क? लेट मी एक्सप्लेन यू कि हाइड्रोजन जो है इसकी कंबशन नेचर है, ठीक है, कंबशन करता है। ऑक्सीजन जो होता है इट इज हेल्प इन बर्निंग, हेल्पफुल इन बर्निंग, बट इन दोनों से बनने वाला जो आपके पास कंपाउंड है दैट इज H2O, जो वाटर को बुझाने के लिए काम में आता है, सॉरी आग को बुझाने के लिए काम में आता है, जैसा अपन कह रहे हैं। तो एक्चुअली एक चीज ध्यान रखिए बेटा कि ये दो सेपरेट एलिमेंट है और ये आपके पास कंपाउंड बन गया। तो जो अपने पास कंपाउंड होता है उस कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, डिफरेंट होती है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कंबस्टिबल है और ऑक्सीजन हेल्पफुल इन बर्निंग है, बट ये दोनों मिलकर के जो बनाते हैं H2O, वो जो है वो क्या है, वो आग को बुझाने के लिए काम में आता है। ये केवल इसी में नहीं, बहुत सारी चीजों में काम में आता है, क्योंकि जब दो एलिमेंट या दो सबस्टेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनने वाला जो नया कंपाउंड है वो अपनी नई प्रॉपर्टी जनरेट करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं, आपको पता है कि NaOH होता है, ठीक है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आप हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। आपको पता है कि HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें भी हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। इट इज मतलब बर्निंग नेचर होता है इसका एक तरह से, तो हम इसको कहते हैं कोरोसिव नेचर, एक वर्ड आता है इसके लिए, इट इज कोरोसिव, ठीक है, ये कोरोसिव नेचर का होता है। लेकिन जब दोनों मिलकर के एक दोनों को मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और बनने वाला कंपाउंड NaCl है, और NaCl तो बिल्कुल कोरोसिव नहीं होता, क्योंकि NaCl को तो हम लोग कंजप्शन में भी यूज में लेते हैं, NaCl कॉमन सॉल्ट है। तो इसका मतलब जो नया कंपाउंड बनता है वो अपने पुराने जिन सबस्टेंस से मिलकर के बना है उससे प्रॉपर्टी उसकी एंटायरली डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखो। बिल्कुल बेटा, इसका मैंने बताया ना, ये इस बात से भी डिपेंड करता है कि आपने NaOH को अगर वेसल में, एक्चुअली NaOH जो होता है वो आपको लिक्विड नहीं मिलता, इसके ना प्लेटलेट्स होती हैं, छोटे छोटे ऐसे वो होते हैं, पीसेज होते हैं NaOH के, सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि HCl जो होता है वो लिक्विड होता है। तो हम लोग जब लैब में इसको यूज में लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन जो प्लेटलेट्स होती हैं इसकी NaOH की, उसको वाटर में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कंसंट्रेशन कितना लिया है। अगर NaOH कंसंट्रेटेड है, इफ NaOH इज कंसंट्रेटेड तो वो हार्मफुल है। अगर अगर डाइल्यूट है, अगर हो सकता है आपने 1 लीटर में मान लो आपने 1 ग्राम ही NaOH डाला है तो इतना हार्मफुल नहीं होगा। बट अगर आपने 1 लीटर के अंदर सपोज आपने 100 ग्राम NaOH को डिजोल्व कर दिया तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ओके बेटा, ऑर्गेनिक ये अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेट मी टेल यू, हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी नो दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, समटाइम नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ हम जो स्टडी कर रहे हैं ये हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आता है, जो इनऑर्गेनिक के अंदर अगर ये जो कंपाउंड बना रहा है जनरली जो अपन इसमें स्टडी करेंगे इसकी इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर आप किसकी स्टडी करते हैं, जैसे कार्बन बेटा ये फिजिकल नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है जिसमें आप जैसे रिएक्शन का वो करते हैं, रेट के बारे में स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, वो फिजिकल केमिस्ट्री है। और यहां आप स्टडी कर रहे हैं, इसमें आप स्टडी कर रहे हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में। इनऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से नहीं बने हुए, ठीक है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन, अकेले हाइड्रोजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक, ठीक है। एंड इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द बेटा इनऑर्गेनिक में आपके ब्लॉक्स हैं और हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 चैप्टर है आपके, हाइड्रोजन, F ब्लॉक, P ब्लॉक, दीज आर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने कुछ जनरल बातें आपको बताई, और एक चीज और बताते हैं, जैसे अब मैंने कहा कि हाइड्रोजन जो होता है, अगर मैं प्रोटियम की बात करता हूं तो प्रोटियम एक आइसोटॉप है,
तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए बेटा, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इट इज फाउंड इन 3 फॉर्म, ये 3 फॉर्म में मिलता है आपको, H11, H12 एंड H13। तो आपको पता है टॉप लेफ्ट में आप एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, दिस इज द प्रोटियम आइसोटॉप, एंड दिस प्रोटियम आइसोटॉप हैज 1 एटॉमिक मास 1 एटॉमिक नंबर, ठीक है। दैट मीन्स इट हैज 1 प्रोटोन एंड इट हैज 1 प्रोटोन बिकॉज एटॉमिक नंबर आप प्रोटोन से फाइंड करते हैं, और न्यूट्रॉन होता नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसका एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। बट अगर अपन बात करते हैं सेकंड की, दैट इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की अगर आप बात करते हैं, तो इन केस ऑफ ड्यूटेरियम यू कैन सी एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। तो एटॉमिक मास 2 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं थर्ड की, दैट इज ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो होता है बेटा, ये भी आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, बट ये रेडियो एक्टिव होता है और उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है कंपाउंड में, ध्यान रखें। और इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 3 है। एटॉमिक मास 3 है, दैट मीन्स इसके अंदर एक तो प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इट कंटेन्स 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, ठीक है। दीज आर द 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विच वी विल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर आगे थोड़ा डिटेल के अंदर इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो दीज आर सम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हो गए हाइड्रोजन के। ओके, लेट्स सी। अब हम बात करते हैं यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अब यूनिक पोजीशन में देखो, पहले क्या होता था इन ओल्ड बुक्स, अगर आप देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। बट जो नई बुक्स आई हैं, जैसे रिसेंटली जो बुक्स पब्लिश हुई हैं पिछले साल, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की पोजीशन को बीच में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। न लेफ्ट में है न राइट में, लगभग सेंटर में रखा गया है, ऊपर की तरफ। उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन जो है उसकी सिमिलरिटी जो है कहीं तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से भी शो करता है, और कभी कभी वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसमें वो 17th ग्रुप एलिमेंट से भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस वजह से उसकी पोजीशन जो है थोड़ी अनसर्टन है कि उसको कहां रखा जाए। फर्स्ट ग्रुप में रखें क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है वो, ठीक है, या 17th ग्रुप में रखें क्योंकि वहां भी 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 17th वालों को भी 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, तो वहां भी सिमिलर शो कर रहा है। तो इस वजह से इसको बीच में रख दिया गया, ठीक है, न इधर रखा न उधर रखा, उसको बिल्कुल बीच में रखा गया है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर हाँ क्या वापस बोले बेटा, क्या कह रहे हैं? किंग तो नहीं कह सकते, हाँ किंग नहीं कह सकते इसको, बिकॉज इट डज नॉट, किंग जो होता है बेटा उसकी पोजीशन तो सर्टन होती है और फिक्स होती है, और इसकी तो पोजीशन ही नोबेट्स कह सकते हैं। नोबेट्स होते हैं ना जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो हमेशा इधर उधर कहीं पे भी हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अनसर्टन है इसकी पोजीशन जो है, किंग नहीं कह सकते अपन इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़, नहीं क्या कह रहे हैं बेटा, वापस बोले। नहीं, बट इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, तो इट विल काउंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बट द पोजीशन इज नॉट जस्ट अबाउट फर्स्ट ग्रुप के ऊपर अपन उसकी पोजीशन को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 1 ही है उसका, ठीक है ना। बिल्कुल उसके हिसाब से लिथियम है, क्योंकि जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करेंगे बेटा, जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करेंगे तो यू विल स्टडी द फर्स्ट एलिमेंट लिथियम एज अ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें, लिथियम एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट है और हमें पता है फर्स्ट ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं अपन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ओके, तो अब यहां पर देखो हम बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि उसकी कुछ मतलब सिमिलरिटी भी है और कुछ डिसिमिलरिटी भी है फर्स्ट ग्रुप के साथ में, तो एक एक करके अपन स्टडी करेंगे। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द रिसेम्बलेंस विद एल्कलाई मेटल, है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी में वो रिसेंबल करता है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं
resemblance with alkali metal, alkali metal के साथ रिसेम्बलेंस की स्टडी करेंगे कि कैसे alkali metal से रिसेंबल कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिसेम्बलेंस देखने को मिल जाएगा हमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, so in case of electronic configuration you will see both have ns1, ठीक है, both have ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट का वो ns1 होता है। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन को देखें, सो इट इज 1s1, हीलियम को हाइड्रोजन के बाद लिथियम को देखें, इन केस ऑफ लिथियम इट इज 1s2 2s1, ठीक है। और आगे चलें तो इसके बाद में सोडियम, इन केस ऑफ सोडियम वी हैव 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। तो आप वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को देखो आप, तो आउटर मोस्ट शेल जो है इसके अंदर s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी s में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी हाइड्रोजन एलिमेंट और एल्कलाई एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, सिमिलर है, पहली प्रॉपर्टी होगी जो सिमिलर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड बी, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड वी नो दैट बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कलाई मेटल्स दोनों ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, बोथ कैन चेंज इनटू, ठीक है, पॉजिटिव आयन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन विल चेंज इनटू H+ आयन, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं। प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाइड्रोजन के पास केवल एक प्रोटॉन ही बचता है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन वी नो दैट देयर इज 1 प्रोटॉन इन द सेंटर एंड 1 इलेक्ट्रॉन हियर। तो अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर केवल एक प्रोटॉन ही बचेगा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। इसलिए आप देखो हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहा जाता है। कई जगह आप देखेंगे आगे की क्लासेस में भी, 11th 12th में भी आप देखेंगे कि जब आप हाइड्रोजन H+ से रिएक्शन करा रहे हैं तो आप कहते हैं उसको प्रोटोनेशन, H+ जुड़ रहा है प्रोटोनेशन, H+ रिलीज हो रहा है डीप्रोटोनेशन। इसका मतलब क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं एल्कलाई मेटल लेता हूं, जैसे सोडियम लेता हूं, तो सोडियम में अगर एक आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं तो इट कैन चेंज इनटू Na+, और उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का। जैसे हाइड्रोजन में तो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इन केस ऑफ सोडियम देयर इज 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1। तो अब अगर आप देखोगे ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का रिलीज कर देता है तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का, जो 3s जो है इसका वैलेंस शेल है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो इसका मतलब इसके पास ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसको हटाने के बाद में। तो इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। तो यानी ये कैरेक्टर दोनों में देखने को मिल रहा है। दिस इज द हाइड्रोजन एंड दिस इज एल्कलाई मेटल। तो जब भी मैं कह रहा हूं कि एल्कलाई मेटल के साथ में ये रिसेम्बलेंस शो करता है, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये तो दो प्रॉपर्टी हो गई जहां पर ये एक दूसरे से रिसेम्बल कर रहे हैं। लेट्स कम टू, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बेटा जब हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम इसकी सिमिलरिटी हैलोजन से शो करेंगे और इसको डिसिमिलरिटी के अंदर डाल देंगे कि ये हाइड्रोजन की एल्कलाई मेटल के साथ डिसिमिलरिटी है। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली द सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना, जो रिसेंबल कर रही हैं, केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे, उसमें इसको ऐड करेंगे डिसिमिलरिटीज के अंदर। सो थर्ड जो है कि अगर हम देखें कि हाइड्रोजन और एल्कलाई मेटल, ठीक है, बोथ कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, या कहें कि नॉन मेटल के साथ में कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है, और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां पर नंबर थर्ड सी, कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कि इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप देखिए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से हम देखें कि हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं एल्कलाई मेटल की, जैसे सोडियम ले लेता हूं एल्कलाई मेटल में ना, सोडियम, तो सोडियम किसकी फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। अच्छा, ऑक्सीजन से अपन दोनों को कर लेते हैं ना, Na2O, ये Na2O की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से दूसरा एल्कलाई मेटल ले लो, जैसे मान लो आपके पास हेलोजन ले लो, हैलाइड, तो हैलाइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर हैलाइड की हेलोजन, हैलाइड तो बाद में बनेगा, हेलोजन कह रहे हैं अपन इसको। ठीक है, तो हेलोजन को अगर आप इससे रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से तो HCl बना रहा है, Na से करा रहे हैं तो NaCl की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका मतलब एल्कलाई मेटल भी क्लोरीन से रिएक्शन कर सकता है, हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिएक्शन कर सकता है। ऐसे ही सल्फर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं आप, सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नॉन मेटल है, तो यहां पर ये क्या बना रहा है, H2S की फॉर्मेशन कर रहा है और यहां पर ये Na2S की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की और एल्कलाई मेटल की, तो दोनों के अंदर रिसेम्बलेंस क्या है, दोनों नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके और इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी कर सकता है और एल्कलाई मेटल भी कर सकता है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इन दोनों की सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो आपको हाँ बोलिए बेटा। यस, तो Na, हाँ बिल्कुल, यहाँ सोडियम को कराया है भाई, क्योंकि हम प्रॉपर किस चीज की कंपैरिजन कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किससे, एल्कलाई मेटल से, और एल्कलाई मेटल में मैंने एक जैसे सोडियम ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और हाइड्रोजन तो हम हाइड्रोजन ले ही रहे हैं, तो आपने पहले किससे कराया, देखो इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन से आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, सोडियम से रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन की, किसकी फॉर्मेशन करेगा, N2O की फॉर्मेशन करेगा। अब N2O क्यों करेगा ये भी समझना, कि जैसे सोडियम है आपके पास Na+ और ऑक्सीजन है ऑक्साइड की फॉर्म में O2-, तो अब अगर इसको मैं कंबाइन करता हूं तो इनकी वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाएंगी, इसकी वैलेंसी यहां आ जाएगी और इसकी 1 वैलेंसी तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो सिमिलरली आप अगर इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन Cl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl, और Na क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको सल्फर से रिएक्शन कराते हैं, तो सल्फर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2S बनाएगा, और Na क्या बनाएगा, Na2S बनाएगा। तो सिमिलरली कोई जरूरी नहीं है कि Na, और दूसरे जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं, एल्कलाई मेटल्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, तो दीज आर द एल्कलाई मेटल्स, ये एल्कलाई मेटल है। तो ये सभी एल्कलाई मेटल इनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। यही सेम रिएक्शन में लिथियम के साथ कराऊं तो जैसे लिथियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, या इसके साथ पोटेशियम के साथ कराऊं तो जैसे यहाँ पोटेशियम क्लोराइड बन गया। बेटा आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि आइसोटॉप्स में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तीसरा आइसोटॉप जो है इसका ट्राइटियम, तो ट्राइटियम जो है वो तो रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉर्मल एलिमेंट्स की कंपैरिजन में डिफरेंट होती है। और वैसे भी एक्चुअली क्या होता है कि जो ये आइसोटॉप्स है ना इसमें आपके पास 99% तो प्रोटियम ही होता है, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो प्रोटियम से होता है। ठीक है, न कि ड्यूटेरियम या ट्राइटियम से। तो मोस्टली अपन जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की किसी भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम प्रोटियम की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बेटा उसका रीजन वैसे तो यही है कि हैवी वाटर, अगर आप दोनों का वेट करते हैं ना भाई, हमें पता है कि H2O तो नॉर्मल वाटर है, ठीक है, और D2O हैवी वाटर है। अब D2O में ड्यूटेरियम आया है तो ड्यूटेरियम का मास जो होता है वो हाइड्रोजन से तो ज्यादा होता है। ठीक है ना, ड्यूटेरियम का जो आपके पास एटॉमिक मास है वो 2 है ड्यूटेरियम का ऑलरेडी, जबकि हाइड्रोजन का 1 है। तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन का हैवी वाला आइसोटॉप है
उससे बना हुआ वाटर है, इसलिए इसको हैवी वाटर कह रहे हैं अपन। ठीक है, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। चलिए, बाकी D2O के बारे में भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में अपन थोड़ा बहुत। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में भी स्टडी करेंगे, आइस के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तो हमने इसका देख लिया, लास्ट हमने ऑक्साइड और इसके साथ फॉर्मेशन देख लिया। इसके बाद बात आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, नंबर 4 यानी कि ABCD, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, हम रिसेम्बलेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो देखो हाइड्रोजन और एल्कलाइन मेटल दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, उसका रीजन है कि जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन जो है, अगर उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, पॉजिटिव स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइड्रोजन हमें पता है कि H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आराम से। तो जितना इसके ऊपर चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऐसे ही आपके पास जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, जैसे मान लो सोडियम है आपके पास, तो सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na+ की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में मिलता है हमें कंपाउंड में। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। ऐसे ही आपके पास पोटेशियम है, ये भी +1 शो करेगा। ठीक है, लिथियम है, ये भी +1 शो करेगा। तो इन सब में नेचर है +1 शो करने का। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन की और एल्कलाइन मेटल की, वो सेम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1, ये सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिमिलरिटी हो गई। एक सिमिलरिटी और देखें अपन इसमें कि अगर मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है, ठीक है, और एक आपके पास एल्कलाइन मेटल का कंपाउंड है और उनका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर जो एल्कलाइन मेटल है वो जिस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा उसी इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन भी डिपॉजिट या लिबरेट होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको कह रहे हैं लिबरेशन, ये ABCDE, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्कलाइन मेटल एट सेम इलेक्ट्रोड, एक ही इलेक्ट्रोड पर इनका लिबरेशन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपने एक तरफ तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराया H2O का, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया आपने यहां पर, वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां आपने बैटरी लगा दी है। सपोज दिस इज द बैटरी, इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, और इस बैटरी को आपने कनेक्ट कर दिया और यहाँ H2 है। तो अब हमें पता है कि H2O है, तो बेटा इसका क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो डिसोसिएशन होगा इस तरह से, H+ आयन और OH- आयन की फॉर्म में अच्छा इसकी कंपाउंड लेने अपन को, नेगेटिव H2 मतलब, क्योंकि अपन ये कह रहे हैं हाइड्रोजन और एल्कलाइन मेटल का लिबरेशन सेम उस पर होगा। तो यहां तो HCl ले लो आप, और यहां आप ले लो, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दो और इन इलेक्ट्रोड को वापस बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, और यहां ले लो आप NaCl। ठीक है, ये आपने ले लिया यहां पर। अब दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां जो हाइड्रोजन और मेटल, जो आपके पास एल्कलाइन मेटल है, इनका डिपोजिशन सेम इलेक्ट्रोड पर होता है। ठीक है, जैसे ये आपके पास में क्योंकि पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव पर जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर ये जो है आपके पास, दिस इज कॉल्ड कैथोड, इसको कैथोड कह रहे हैं, कैथोड पर डिपोजिशन होगा। ये भी आपके पास कैथोड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब देखो होगा क्या, HCl में आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये H+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो आप देखो कैथोड जो है, क्योंकि मैंने कहा कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव आयन क्या है आपके पास में, H+ आयन। तो H+ आयन जैसे ही आपके पास कहां आएंगे बेटा, जैसे ही H+ आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आएंगे, जैसे एक तो H+ आयन है, एक Cl- आयन है,
तो जैसे ही H प्लस आयन इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा इस H प्लस आयन को, तो गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन या गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट विल चेंज इनटू H2। H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अपन क्योंकि एक ही हाइड्रोजन ले रहे हैं तो मैंने हाफ H2 लिख दिया है यहाँ पर। तो यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हाइड्रोजन गैस कहां लिबरेट हो रही है? कैथोड पर। अब जरा यहां देखो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं अपन, ठीक है। NaCl के मोल्टन, एक वही बता रहा हूं बेटा, एक मिनट, वो मैं मोल्टन की बात कर रहा हूं। एक्वस में अलग बनता है प्रोडक्ट और मोल्टन में अलग बनता है। यहां पर हम ना इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं, हम मोल्टन ले रहे हैं। मतलब आपने NaCl को इतना हीट किया कि NaCl मेल्ट हो गया, उसमें OH प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरह से डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रो आयंस है आपके पास में, एक तो Na प्लस आयन, दो ही आयंस है यहाँ पर, एक Cl नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आयंस कहाँ डिपोजिट होंगे? इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा? Na प्लस गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू Na सॉलिड, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी यहां पर Na का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहां पर Na का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि आप देखो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है कैथोड पर और यहां सोडियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, ठीक है। तो यही इन दोनों में क्या है? रिसेम्बलेंस है कि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्कलाई मेटल एट सेम इलेक्ट्रोड कैथोड, कि दोनों कैथोड पर लिबरेट होते हैं। तो ये दोनों में रिसेम्बलेंस है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कलाई मेटल से काफी मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए और देखें, एक और कैरेक्टर देखें, इसको रफ कर रहा हूं मैं लिबरेशन के बाद। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है इसकी जो रिसेम्बलेंस है, क्या बेटा? हाँ हाँ बेटा, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में, वाटर नहीं ले रहे अपन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इसमें, लेकिन अपन ये कह रहे हैं ना कि वो तुम जो कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, वो ये कि HCl से अपन उसके पीएच को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि HCl जो होता है उसमें अगर आप पीएच पेपर को यूज में लेते हैं तो वो केवल वाटर की प्रेजेंस में ही H प्लस आयन को रिलीज करता है। बट यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं आप इसमें, आपने केवल HCl लिया प्योर फॉर्म में, ठीक है। बाकी वाटर भी अगर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस आयन तो होंगे ही उसके अंदर। तो जो आपके पास पॉजिटिव है, क्योंकि अपन तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो HOH, आपने वाटर भी ले लिया और HCl भी ले लिया, इसका भी डिसोसिएशन कराया, इसका भी, तो यहाँ H प्लस और OH माइनस आयन बना, यहाँ H प्लस और Cl नेगेटिव आयन बना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो H प्लस आयन जो है ये कहाँ जाएंगे? ये आपके पास कैथोड पर जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और ये H2 की फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आप एक्वस लेते हैं, एक्वस HCl लेते हैं, तो इजिली हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर डिपोजिट होगा, तो उसमें भी वही रिसेम्बलेंस है। बट NaCl के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, हाँ उसमें अभी 1 मिनट हो रहा है बेटा, ठीक है। एक लास्ट वो देख लेते हैं कि हमारे पास में ना दोनों की एक प्रॉपर्टी और होती है जिससे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर, लास्ट रिसेम्बलेंस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर दोनों में रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, मतलब दोनों रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास Fe3O4 आयरन ऑक्साइड है और इसको मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन कराता हूं, ठीक है, और हीट करता हूं, इसको हीट करता हूं, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन को ले लेगा और इसका रिडक्शन कर देगा। तो यहां पर आपके पास 3Fe प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर बैलेंस कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में, तो यहां हुआ क्या कि ऑक्सीजन का रिमूवल भी तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन। तो यानी हाइड्रोजन क्या कर रहा है बेटा? हाइड्रोजन किसी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा ऑक्साइड ले ले अपन, जैसे B2O3 ले लिया मैंने, और इसको मैं अगर किसी मेटल से रिएक्शन कराता हूं, जैसे मान लो एल्कलाई मेटल मैंने पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम से इसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो पोटेशियम ऑक्सीजन को गेन करेगा, तो आपके पास एक तो बोरॉन रह जाएगा और साथ में K2O बन जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। तो यहां पर आप देखो B2O3 जो है इसका रिडक्शन हो गया है। तो ये दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी है। हाँ, एल्युमिनियम की ज्यादा है नेचर बेटा, एल्युमिनियम करता है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मेटल्स नहीं करते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है बाकी मेटल्स नहीं करते हैं, बाकी अदर मेटल्स भी रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अपन एक सिमिलरिटी शो करने के लिए अपन ने बताया है कि भाई यहाँ पर जो मेटल है वो भी किसी ये मतलब एल्कलाइन मेटल है वो किसी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकता है, इसी तरह से हाइड्रोजन भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकता है, तो दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर है, तो ये दोनों की सिमिलर रिसेम्बलेंस हो गया दोनों का, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई है। ओके।